हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। शनिवार सुबह मेले की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित सेक्टर 2 के पास खड़ी दो गाड़ियों में अचानक आग लग गई। इनमें एक अर्टिगा और दूसरी वेन्यू कार शामिल है। आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई, लेकिन प्रशासन और फायर ब्रिगेड की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना के दौरान यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। राहत की बात यह रही कि आग लगने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कारों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ऑफिसर विशाल यादव ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण यह हादसा हुआ और दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। एर्टिगा कार पूरी तरह से जल गई, जबकि वेन्यू कार आंशिक रूप से जल गई। इस घटना के बाद प्रशासन की तत्परता और कड़े इंतजामों की सराहना की जा रही है। महाकुंभ में एकादशी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए विभिन्न स्पॉट बनाए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। सभी लोग सुरक्षित हैं और मेले में स्थिति सामान्य है। राज्य में इस वक्त तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो तापमान में एक बार फिर बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन आसमान साफ रहेगा। आने वाले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में हो रहे लगातार उतार चढ़ाव से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस मौसम में सर्दी जुकाम, गले में खराश और मौसमी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दिल के रोगियों को इस बदलाव से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। राज्य में लगभग 2 साल से अटके नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग से अप टू डेट वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। आयोग के अनुसार जिस वोटर लिस्ट के आधार पर नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, वही लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को 13 जनवरी को सौंप दी गई थी और इसे ही अपडेटेड लिस्ट माना जा सकता है। झारखंड राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित हैं, जिनमें से 14 में मई 2020 से चुनाव नहीं हुआ है। इन चुनावों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है। बीते साल जनवरी में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा था, लेकिन यह निर्देश अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार ने जवाब में बताया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ जिलों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शेष है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में और देरी हो रही है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। खूंटी में रामकृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यायन, कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी, रांची के द्वारा विवेकानंद सेवा संघ के सहयोग से मुरहू प्रखंड के पसराबेड़ा गांव में श्री रामकृष्ण किसान मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पसराबेड़ा समेत आसपास के कई गांवों के किसानों ने अपने कृषि उपज की प्रदर्शनी लगाई। मेले में 400 किसानों के द्वारा अपना निबंधन कराया गया। मेले में अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष दीपक राय और जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया शामिल हुए। मौके पर दीपक राय ने किसानों को आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से की जा रही खेती के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि किसान खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तोरपा स्थित कृषि विभान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। दीपक राय ने किसानों से कृषि विज्ञान केंद्र भ्रमण करने की अपील की। वहीं मसीह गुड़िया ने किसानों से जागरूक रहकर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाने की अपील की। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजन चौधरी ने किसानों को बताया कि जिले में मौसम आधारित कृषि सलाह लगातार सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से साझा किया जाता है। किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। मुरहू के थाना प्रभारी रामदेव यादव ने किसानों से आह्वान किया कि वे अफीम की खेती न करें। यह गैर कानूनी खेती होने के साथ समाज, मानव शरीर और देश के लिए नुकसानदेह है। थानेदार ने लोगों से अपील किया कि अगर किसी ग्रामीण के द्वारा अज्ञानतावश अफीम की खेती की गई है तो वे तत्काल अपने फसलों को नष्ट कर दें। अगर पुलिस नष्ट करेगी तो जमीन मालिक समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मेले में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सह सचिव महाराज अग्रानंद, महाराज मकिरानंद, आत्मा के अमरीश कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ राजन चौधरी, आशुतोष प्रभात समेत प्रगतिशील किसान घनश्याम उरांव, समराय मुंडा, हरिसिंह मुंडा, ज्योतराम ओढ़ेया, सुखराम मुंडा, दीनू पाहन, सागर पाहन, संदीप बोदरा समेत सैकड़ों किसान शामिल हुए। धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरियो भेलवाटांड टोला निवासी मेराजुद्दीन अंसारी 27 की बीती देर शाम बेंगलुरु में मौत हो गई। मेराजुद्दीन की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मेराजुद्दीन अपने पीछे पत्नी समेत 2 से 4 साल के 2 बच्चे छोड़ गया है। क्या है पूरा मामला? इस संबंध में मृतक मेराजुद्दीन के चाचा नेसार अंसारी ने बताया कि मेराजुद्दीन 2 साल से बेंगलुरु के डीजी टेक कंपनी में नौकरी करता था। वह 20 जनवरी को अपने कमरे में खाना बना रहा था। इसी दौरान अचानक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट कर गया। इस घटना में वह जलकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। पड़ोसियों ने मेराजुद्दीन को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बीती शाम उसने दम तोड़ दिया। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्षों एचओडी को 5-5 लाख का क्लार्पस फंड देने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों के नाम से बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, जिसमें सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। मिली जानकारी के अनुसार कार्पस फंड से तत्काल मशीनों की मरम्मत, छोटे मोटे उपकरणों के साथ अन्य खरीद व कई काम हो सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि चिकित्सा से संबंधित छोटे मोटे कार्यों के लिए विभाग को पत्र लिखना नहीं पड़ेगा और प्रक्रिया में होने वाली देर से भी बच सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय संकल्प निकालकर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रखरखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मत हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति प्रदान की है। अब इसमें संशोधन का प्रस्ताव है। इससे प्रत्येक विभाग के मरीजों का इलाज करने में सहूलियत होगी और इसका लाभ आम लोगों को भी मिल सकेगा। बता दें कि इसके लिए प्रत्येक रुपम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विभागाध्यक्ष के नाम से बैंक में की खाता खोलकर उन्हें एक मुश्त कार्पस फंड के रूप में 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राशि से विभागाध्यक्ष दवा खरीद, उपस्कर की मरम्मत, क्रय, टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, चेयर आदि की खरीद कर सकेंगे। किसी भी एक कार्य में सन्निहित राशि 50,000 से अधिक नहीं होगी। इससे अधिक राशि के कार्य के लिए वे प्राचार्य अधीक्षक को अपना इंडेंट भेजेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के लिए शनिवार शाम दुमका पहुंचे, जहां उन्हें दुमका एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आयुक्त लालचंद डाडेल व उपायुक्त आंजनेयुलु दौड्डे ने उन्हें पुष्प का गुच्छा देकर स्वागत किया गया। सीएम हेमंत रात में दुमका के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद रविवार सुबह 9 बजे पुलिस लाइन दुमका में करें झंडोत्तोलन करेंगे।
जानकारी के मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद सीएम मसानजोर पहुंचकर इको कॉटेज का उद्घाटन किया। वन विभाग ने इको कॉटेज को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया है। इसे रमणीक वादियों और डैम के सुंदर नजारे के बीच बनाया गया है। 26 जनवरी को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। संविधान निर्माण में झारखंड से बोनीफास लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासी नेता भी शामिल थे। ये दोनों झारखंड आंदोलनकारी भी हैं, लेकिन इस आलेख में हम बिरसा मुंडा का जिक्र करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि संविधान निर्माण में बिरसा मुंडा का क्या योगदान, लेकिन हम आपको बता दें कि उनके संघर्ष के कारण ही कि उसकी मौत के बाद आदिवासियों के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 1908 में सीएनटी एक्ट लाना पड़ा था। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि संविधान निर्माण में कई लोगों ने आदिवासी अधिकारों के वकालत की, जिसे लागू भी करना पड़ा। संविधान सभा के सदस्य यदुवंश सहाय ने पेसा कानून बनाने की मांग की थी। इसका जिक्र उनकी बायोग्राफी में लिखी कई किताबों में मिलता है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनी किताब उड़ान में इस बात का जिक्र किया गया है। बिरसा मुंडा को अमूमन लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनका मुख्य संघर्ष तो अंग्रेज सरकार का आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि उस वक्त आदिवासियों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था। उन्हें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए भी अंग्रेजों से न सिर्फ अनुमति लेनी पड़ती थी, बल्कि इसके आयोजन में हो रहे खर्च को भी अंग्रेजी हुकूमत को देना पड़ता था। उन्हें लगातार जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा था, जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगलों पर आदिकाल से आदिवासियों का ही एकाधिकार था। इसी अत्याचार को देखते हुए बिरसा मुंडा ने अंग्रेज के खिलाफ उलगुलान छेड़ दिया था। कई किताबों में इस बात जिक्र है कि बिरसा मुंडा को शुरुआत में ईसाई धर्म अपनाना पड़ा था। उनके बचपन का नाम दाऊद था, लेकिन उनके स्कूल में एक शिक्षक ने मुंडा समुदाय के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसका बिरसा मुंडा ने जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि कोई भी धर्म किसी भी समुदाय को अपमानित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे घर आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद घर भी छोड़ दिया। वह जंगल चले आए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षकों का कहना है कि उन्हें मुंडा समाज के सबसे बड़े देवता सिंगबोंगा का दर्शन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दिया, बल्कि एक बिरसाई धर्म की शुरुआत की। इस धर्म को मानने वाले आज भी दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में रहते हैं। उन्होंने आदिवासियों से मांस और मदिरा छोड़ने की अपील की। उस वक्त तक बिरसा मुंडा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आदिवासी समाज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंद होने लग गए थे। माना तो ये भी जाता है कि वे गंभीर से गंभीर बीमारी को जड़ से ठीक कर देते थे। इसी वजह से लोग उन्हें धरती आबा की उपाधि दी। बिरसा मुंडा का खौफ इतना था कि अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रख दिया था। विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को यह पुरस्कार दिया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ झारखंड के रवि कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम मानेकशॉ सेंटर में हुआ। झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। पुरस्कार मिलने पर रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में लगे सभी बीएलओ, सभी मतदान कर्मी, पुलिस पदाधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों, राजनीतिक दलों एवं मीडिया को निर्वाचन के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद दिया है। कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 एवं विधानसभा निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय सभी स्टेक होल्डर्स को जाता है। हमारे सम्मिलित प्रयास से राज्य को यह सम्मान मिला है।
लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव में के रवि कुमार के नेतृत्व में झारखंड निर्वाचन आयोग ने कई इनोवेशन किए थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर लिस्ट को एकीकृत एवं समावेशी बनाते हुए इसकी त्रुटियों को न्यूनतम करने का प्रयास किया। इसके तहत बीएलओ ने कई बार मतदाताओं के घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया, उनके घरों पर स्टिकर चिपकाए। पीवीटीजी मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर एवं रैंप आदि की न्यूनतम व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। चुनाव आयोग ने सुदूरवर्ती क्षेत्र के मतदाताओं के लिए उनके गांव में ही मतदान केंद्र बनाए। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मतदान केंद्रों तक मतदाताओं के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई थी। कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार मतदाताओं ने शांतिपूर्ण मतदान किया। सुगम मतदान के लिए वाहन प्रबंधन प्रणाली से कम आम यातायात को बाधित करते हुए वाहनों को मतदान कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की सहूलियत के लिए 1,20,000 से अधिक वॉलंटियर को ट्रेंड किया गया और उन्होंने वृद्धजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं एवं क्यू मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी चेकपोस्ट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मतदान केंद्रों के अंदर एवं बाहर की वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान चलाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए। इस ग्रुप ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इन अभियानों का ही नतीजा था कि इस बार मतदान में वृद्धि हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अब तक का सर्वाधिक मतदान हुआ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची से जल्द ही 2 नई ट्रेनें चलने वाली हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी। वहीं रांची से जयपुर के लिए भी सीधी ट्रेन शुरू हो जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेजा है। मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी अधिक थी। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा है। अधिकारी ने बताया कि रांची से पुरी के लिए रेलवे बोर्ड को वंदे भारत चेयर कार ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। वर्तमान में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। इसमें से एक ट्रेन रांची पुरी के बीच भी चलाए जाने की संभावना है।